अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, अपोजिशन के हुकूमती ईवानों में बड़ी मसाइल है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि इस सारे मामला से निपटा कैसे जा सके, और कमान की तब्दीली से असरात तो होंगे। जो फ़ायद या फ़वायद किसी वक्त वो हासिल करते रहे, अब शायद ना हो सके। आइन और कानून के मुताबिक काम होना है, और अब बदमाशी नहीं चल सकेगी मौजूदा हुक्मरानों की। आइन और कानून को समझें और उस पर अमल दरामद करें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर दोबारा क्लियर करता हूं आप लोगों को कि तहरीक अदम एतमाद पेश करने का हक है। आइन का आर्टिकल 95 नेशनल असेंबली के लिए और 112 जो है वो सूबाई असेंबली के लिए। तहरीके अदम एतमाद, और तहरीके एतमाद का भी हक है, यानी सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म को कह सकते हैं कि एतमाद आप खो चुके हैं, वोट ले लें आप। गवर्नर वज़ीर आला को कह सकते हैं। अच्छा, ये कहना क्यों ज़रूरी है कि आर्टिकल 58 बड़ा क्लियर है कि आपको मेजॉरिटी में एतमाद होना चाहिए। 90 और 91 काबीना है आपकी, वज़रा के साथ और वज़ीर आज़म के साथ, वज़ीर आला और वज़रा के साथ। 58 और 112 आर्टिकल फिर मैं क्यों क्लियर करता हूँ आपके लिए कि असेंबलियाँ तहलील की जा सकती हैं। वज़ीर आज़म सदर को कहेंगे, एडवाइस भेजेंगे, 48 घंटे में नहीं होगा तो ऑटोमेटिक। आर्टिकल 112 के अंदर भी यही बात है। और इत्मीनान अगर आपके पास नहीं है हाउस का, तो फिर आप तहरीके अदम एतमाद पेश कर सकते हैं। और लेकिन एक कदगन है उसमें। आर्टिकल 112 में लिखा है कि मनी बिल, लेकिन आर्टिकल 67, ये सारे आर्टिकल मुतल्लिका बैकग्राउंड पे चल रहे हैं। आर्टिकल 67 ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बात कर रहे हैं कि असेंबली का जो निज़ाम है, कस्टोडियन उसमें स्पीकर होता है, वो ऑल इन ऑल होता है, वो मालिक होता है, और उसने सारे निज़ाम को चलाना है। आर्टिकल 127 कहता है कि जो 67 के रूल्स को सामने रखे रूल्स ऑफ प्रोसीजर बना और बन चुके हैं। उसके पहले 2 पेजेस जो है नेशनल असेंबली के मैं चला देता हूँ आपके लिए। रूल्स ऑफ प्रोसीजर तहरीक अदम एतमाद में आपको बार बार याद कराया था, रूल 137 तहरीक अदम एतमाद कैसे आनी है। इस तरह ये पंजाब असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस है। अब इसके मुताबिक रूल्स ऑफ बिजनेस, जब असेंबली का एक इजलास चल रहा होगा, और यहाँ कुछ चीज़ें मैं नदीम मलिक के साथ राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से की, और इसका जवाब मैंने आरफ हमीद भट्टी साहब के प्रोग्राम GNN में दिया है। अगर वही मेरा ख्याल है वही पोर्शन अगर चल जाए ब्लैंक में, तो चीज़ें सारी क्लियर आ जाएंगी आप तक कि मैंने सारी बातों का जवाब कैसे दिया है। यानी मैंने गवर्नर राज के हवाले से भी बात कर दी है, मैंने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्यों नहीं आ सकती वो भी है, लेकिन ये रेलेवेंट प्रोविजंस आप तक बताना बहुत ज़रूरी है। सुनिएगा मैंने क्या कहा। अगर फ़र्ज़ करें जब तक ये प्रोग्राम अपलोड हो रहा होगा, एडिट हो रहा होगा, उस वक्त तक अगर अपलोड हो गया ये प्रोग्राम तो ठीक है, वरना मैंने बोल न्यूज़ पे भी गुफ्तगू की, जमील फ़ारूकी के साथ प्रोग्राम में मैंने गुफ्तगू की, वो आप लोगों के साथ साथ चल जाएगी। और उस पर मैंने देखें, इस इशू पे मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट हूँ और वो आप समझ जाएंगे। सुनिएगा।
ये कहते थे, ये चैलेंज करते थे कि दो जो है ना सूबों की हुकूमत जो है वो तहलील कर दें हम, तो ये कहते थे हमने असेंबलियां पहले गिरानी है, इलेक्शन पहले कराने हैं, ये रिकॉर्ड पे है, वो भी नहीं माना। तो ये एक इमरान खान साहब की एक इखलाकी जीत है और कहने के लिए इनके पास कुछ जारी इजलास में नहीं पेश की जा सकती, बिल्कुल नहीं पेश की। अगर क्या पीडीएम की जमातें जो 13 जमातें हैं वो किस तरीके से इस पर कंसेंसस करेंगी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तमाम हुकूमत एक बेयारो मददगार की कैफियत में है। कुछ सवालात हैं वो मैं उठा रही हूं। गवर्नर राज जिसकी बात की जा रही है, क्या वो किसी सूरत में हो सकता है? पंजाब में तहरीक अदम एतमाद क्या लाई जा सकती है? कौमी असम्बली की मुद्दत क्या बढ़ाई जा सकती है, और अगर बढ़ाई जा सकती है क्या उसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? और कानून साजी अगर की जाए इस वजह तो क्या उसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून हैं हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या सूरत हाल हो सकती है? पंजाब असम्बली का तो इजलास चल ही रहा है, डिसॉल्व फौरी किया जा सकता है? तहरीक अदम एतमाद की कोई सूरत हाल हो सकती है? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर एक बात तो हम सब समझ जाएं, ये तो एक इमरान खान साहब जहां इखलाकी जीत है ना, दूसरा वो आईनी और कानूनी तौर पर भी समझ ले वो जीत जाएंगे। ये कहते थे, ये चैलेंज करते थे कि दो जो है ना सूबों की हुकूमत जो है वो तहलील कर दें, हम वफाक भी तहलील कर दें, तो बड़ा सुनहरी मौका है। यानी कॉलो फेल में तजाद के हवाले से अगर हिस्ट्री में चले जाएं तो ये कहते थे हमने असेंबलियां पहले गिरानी है, इलेक्शन पहले कराने हैं, ये रिकॉर्ड पे है, वो भी नहीं माना। तो ये एक इमरान खान साहब की एक इखलाकी जीत है और कहने के लिए इनके पास कुछ। अब आते हैं आईनी और कानूनी तौर पर। आईनी और कानूनी तौर पर हमारे यहाँ आर्टिकल 67 और 127 जो बात करते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर की, यानी नेशनल असेंबली के भी हैं, सूबाई असेंबली पंजाब के भी हैं। जब एक इजलास चल रहा हो और उसमें बाकी वो सारे मामला चल रहे हो तो उस वक्त तहरीक अदम एतमाद अगर आएगी भी तो पड़ी रहेगी, ये टेबल नहीं हो सकेगी, यानी लीव नहीं मिल सकेगी रूल्स के तहत। और आपको याद होगा कि नेशनल असेंबली की भी तो तहरीक अदम एतमाद 8 तारीख को पेश हुई थी, तो उस वक्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो असेंबली का इजलास हुआ, उस मकसद के लिए बुलाया गया, उस मकसद के लिए बुलाया गया। यानी कि जारी इजलास में नहीं पेश की जा सकती, बिल्कुल नहीं पेश की। अगर इतनी होती तो ये बहुत पहले, कभी ये गवर्नर राज लगाने की बातें करते थे, कभी यानी इनसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना कि पंजाब इनके पास कब्जा आ जाए। और पंजाब में आपको पता है एक मलिक अहमद खान हमारे दोस्त ही एडवोकेट है, वो तो बकायदा वजीर आला, वो उनके कुछ बहुत बड़ी शख्सियत से अच्छे ताल्लुकात थे, वो तजवीज भी कर दिया गया था और वो नवाज शरीफ के साथ मीटिंगों में लंदन में मौजूद भी होते थे। लेकिन क्या करते, अगर इतना शौक था तो कर लेते। और इमरान खान साहब ने भी उस दिन बड़ा छक्का इस तरह मारा, उन्होंने कहा इस्तीफे दे देंगे। अच्छा, ये बड़े खुश रहे इस्तीफे दे देंगे। वो रात जब डिटेल डिस्कशन हुई तो इस्तीफे नहीं भाई, 2 असेंबलियां, इसमें 342 हैं पंजाब असेंबली में और 124 के करीब हैं केपी के। आपने तफसील तो मैं बता दी है सारी को। तो इतनी बड़ी 450 से ज्यादा तो ये सूबों की सीटें बनती हैं। फिर अगर अपना सूबा सिंध में देखें तो 26 के करीब है गालबन, सूबा बलोचिस्तान में देखें और फिर कौमी असेंबली की 123 है। अगर वो 20 जो भगौड़े बैठे हुए हैं अंदर असेंबली के अंदर, वो भी अगर आप देख लें तो इतनी बड़ी तादाद में तकरीबन 68% के करीब सीटें खाली हो जाएंगी। तो आप मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाएंगे, इसको जिमनी इलेक्शन आप कह नहीं सकेंगे। इसलिए नहीं कह सकेंगे तो 2 सूबाई असेंबली में तो असेंबलियां डिसॉल्व हो गई, वहां 2 इलेक्शन मेन होने हैं, बाकी 2 में आप कह सकते हैं जिमनी इलेक्शन आप सूबाई असेंबली में करवा लेंगे, तो आप कौमी असेंबली के इलेक्शन भी आप कराना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये सवाल आपसे पूछती हूँ, आप मेरे साथ ही रहेगा क्योंकि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौमी असेंबली की सिद्दीक साहब एक कंफ्यूजन है, इस पर यानी हम तो बात नहीं कर सकते इस पर। ये बताएं कि नाज़रीन हमारे साथ शुएब शाहीन साहब भी होंगे, मारूफ कानूनदान है, मगर पहले अजहर साहब आपकी तरफ आता हूँ कि ये क्या जब असेंबली सेशन में हो तो वो कह रहे हैं जी हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहेंगे, गवर्नर राज लगा देंगे, क्या है कानून क्या कहता है कि असेंबली सेशन में हो तो ये दोनों काम हो सकते हैं? और राना साहब का मैं एक शॉर्ट सुनवाता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब का, तो इस पर आप अपना कमेंट दीजिए, सुनाएं जी। जी अजहर सिद्दीक साहब, आपने सुना राना सनाउल्लाह साहब को, वजीर दाखिला जो है हमारे। बहुत शुक्रिया कादी साहब और आरफ हमीद भट्टी साहब। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, अरमां पर कम निकले। और आप शौक में जो मर्जी करते रहे, रुका तो नहीं जा सकता ना। और राना सनाउल्लाह वैसे वकील भी हैं, याद रखिएगा,
लेकिन किसी वक्त एहसास होता है कि शायद मेरा ख्याल है वकालत नहीं की, इसलिए कानून पे इतना अबूर नहीं है। देखिए आर्टिकल 67 और आर्टिकल 127 बड़ा क्लियर है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर आइन कहता है कि ये असेंबली ने तय करने हैं अपने, तो वो असेंबली ने तय कर लिए हुए हैं कि जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ना, कि जब आपके हाउस में कोई और काम चल रहा होगा, बिजनेस चल रहा होगा, उस वक्त ये पेश ही नहीं की जा सकती। उसकी एक पीछे लॉजिक है, यानी असेंबली में जो अपना काम चल रहा है, जो कानून साजी होनी है, इसे सिर्फ मनी बिल की हद तक रेस्ट्रिक्ट करते हैं आर्टिकल 112 को लेकर। आर्टिकल 112 मनी बिल तक तो रेस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन ये रूल जिसको आईनी हैसियत हासिल है उनमें ये लिखा हुआ, और बुनियादी वजह मैंने आपके सामने बता दी, वरना तो सारे काम रुक जाएंगे। इसीलिए आइन ने ये रूल्स है बकायदा कदगन लगा दी है कि आप तहरीकी, अगर इतना शौक था तो पिछले 4 महीनों से आपने सुना नहीं कि जनाब हम गवर्नर के जरिए एतमाद का वोट लेने के कहेंगे, हम तरीके अदम एतमाद के लिए इतना कुछ तैयार है, तो आ जाते, क्यों नहीं आए? उसकी वजह है कि ये कानून का नफाज इनके ऊपर भी होना है। तो ये तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि जब तक इजलास चल रहा है ना, उस वक्त तक ना तहरीके अदम एतमाद आ सकती है, ना ही तहरीके एतमाद आ सकती है। अगर ले आए फिर वो स्पीकर का इख्तियार आपको पता मौजूद है, स्पीकर नहीं फिक्स करेगा उसको, ना फिक्स करने चाहिए उसको, क्योंकि ये सारा हाउस जो चलाना है, स्पीकर इज द कस्टोडियन, वो है मास्टर ऑफ द हाउस, उसने सारे काम को चलाना। और आपको याद होगा कि नेशनल असेंबली की भी तहरीके अदम एतमाद 8 मार्च को जमा करा दी थी। तो अगर वो आइन का आर्टिकल 95 पढ़ लें और 112 पढ़ लें, वो तो कहता है कम, यानी 4 दिन से पहले नहीं और 7 दिन के बाद नहीं, यानी 4 से 7 दिनों के अंदर तो फैसला होना था। भाई वो तो जाकर 28 को टेबल हुई थी, 28 मार्च को टेबल हुई थी और 3 अप्रैल आखिरी थी, और 27 तक असेंबलियत तहलील हो सकती थी। लेकिन इमरान खान साहब ने रिस्क लिया इस सारे मामले में रखकर, और कौम के सामने अगर ये सारे हालात हमारे सामने रखते तो हमको कैसे पता चलना था? तो ये तो आप जेहन से निकाल दें कि सवाल ही पैदा। दूसरी जो बात आपने साथ की, जो गवर्नर राज के हवाले से 200 आर्टिकल 34 बड़ा क्लियर है। गवर्नर राज भी एक ख्वाब है। ख्वाब इस तरह से है कि मुल्क में गवर्नर राज वो किस लिए लगाना चाहते हैं कि जनाब अब हटाना है एक वजीर आला को, तो भाई ये जमहूरियत किस बात की, और आइन आप रोन देंगे। 234 आर्टिकल कहता है कि अगर गवर्नर राज भी लगाना है तो गवर्नर एक रिपोर्ट सबमिट करेगा टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होगा उस पे कि जनाब क्या हालात है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, या कोई ऐसी हालात है जिसकी वजह से यहाँ इमरजेंसी लगाने का नफाज हो। तो एमरजेंसी के नफाज को गवर्नर राज से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आपने याद है कि सलमान तसीर साहब के दौर में ये तजर्बा भी कर देखा और कोर्टों ने उसको उड़ाकर बाहर फेंक दिया था। तो गवर्नर राज भी कोई चांस नहीं है इस वक्त लगने का, और इसीलिए इमरान खान साहब काफी मुतमईन है वो। और वैसे भी अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूं। जी आपने ये सारी बातें देख ली, अब तो कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए ना जी। पीडीएम के बड़े मसाइल हैं, चीखे मारते फिर रहे हैं, आपको चीखे सुनने के लिए नहीं है। और आप बहुत जल्दी आप तब्दीलियाँ देखेंगे बहुत सी जगहों पर। इलेक्शन कमीशन के तर्जमान हारून शनवारी को हटा दिया गया। मैंने आपको बता दिया था कि ये बदनीति है, यानी वो बताता फिर रहा है ये होगा, ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे, यानी क्या साबित करना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन के अंदर अभी भी ये पुराने ये जो है ना माफियाज के लोग भर्ती हुए हैं पुराने, और वो इनका एजेंडा लेकर चलते हैं। इलेक्शन में कोई चीज़ें लेनी होती, मुझे ख़त लिखने पड़ते हैं, वो हर एक अफसर हर एक से बड़ा वहाँ बैठा हुआ है, यानी वो अगर देखा जाए पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, वो तो बादशाह बने बैठे हुए इलेक्शन कमीशन में। अब एक एक अफसर की बात मैं कर रहा हूँ, अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सारे ही बुरा मान जाए मेरी इस बात का। आपको लेके चलते हैं लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा अहम इशू है। चेयरमैन इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है शाहिद मंजूर मंजर की तैनाती के खिलाफ है। सज़ा हुई थी 376 में 5 साल की, और पैरोल पे रहा हो गए थे, प्रोविशन पीरियड। और ये बुनियादी तौर पर है कि साफ़ शफाफ होना चाहिए, कैरियर साफ़ होना चाहिए। इस पे इंट्रा कोर्ट अपील में जनाब जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस रिसाल हसन सैयद ने अपील पर समाअत की, और इस पे नोटिस जारी करते हुए, प्री एडमिशन नोटिस कहते हैं, वो जवाब मांगा है। अब आपके साथ आखिरी बात जो मैंने आपके साथ की थी
चलें, छोटी सी बात आप तक वजाहत आनी चाहिए। रैकोडेक केस जो है सदाती रेफरेंस पर समाअत मुलतवी मुकम्मल हो गई है, राय महफूज कर ली है और आइंदा हफ्ता सुनाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की है और रेफरेंस पर राय देते हुए बुनियादी हकूक़ के मामले पर मोहतात रहेगी। सदर मुमलकत ने रैकोडेक माहदे के कानूनी चैलेंजेस पर राय मांगी। रैकोडेक केस में हकीकत यह है कि कई अरब डॉलर का जुर्माना पाकिस्तान पर है। रैकोडेक महकमे में वफाकी हुकूमत ने आइन और कानून की पासदारी की है। चीज़ों से उमर ताल साहब के मेरे रिमार्क से खुशी है कि रैकोडेक माहदे में बैन अवी मेयार की पासदारी की यकीन दहानी कराई गई है। खुश आइन बात यह है कि रैकोडेक रेफरेंस में किसी जानब से माहदे को गैर कानूनी करार नहीं दिया गया। तमाम वकला इस बात पर रजामंद है कि रैकोडेक शफाफ और अवामी माहदा है। 3 साल तक मुज़ाकरात हुए, ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया है। और अब आप ये मेरे हाथ में 19 सफ़ों की इंक्वायरी है। ये उमर फ़ारूक के बारे में जो मैंने रात को जिक्र किया था बैकग्राउंड पर, ये 1999 और 2000 से चल रही है। अयाटा टिकटों में ना NOK 1,56,426 का ओस्लो नॉर्वे में ये फ्रॉड किया था उन्होंने। और ये फिर आगे पूरी लंबी कहानी 19 सफ़ों के ऊपर है। अपना इस बाकी जो ये लिखा हुआ है जो उसकी रिपोर्ट में, फ्रॉड किया को अप्रॉक्सीमेट 12 मिलियन US डॉलर का, और इंटरनेशनल वारंट के लिखा के इशू कर दिए जाएंगे। अब इसमें ये सारी कहानियाँ करते हैं। फिर 2004 में एक FIR होती है 97/2004, ये आर्टिलरी में मैदान कराची में होती है। ट्रैवल हिस्ट्री मांगी जाती है, इंटरपोल की बातें आती हैं। फिर यहाँ जिक्र किया जाता है 16 फरवरी 2006 को शादी हो जाती है उमर फ़ारूक ज़हूर की खुशबख्त मिर्ज़ा से, जो एलियस हैं सूफिया मिर्ज़ा। बच्चों की पैदाइश होती है। 2007 में अलहदगी हो जाती है। और नादरा जो है कि मुख्तलिफ कार्ड वार्ड में उनमें नहीं जाना जाता, मुख्तलिफ रिटें दायर होती हैं। FIR 2060/2010 दर्ज होती है। रेड पटिशन्स फाइल होती हैं। फिर एक और FIR 2009 में होती है, उसका जिक्र है मुख्तलिफ से जुड़े हुए लोगों में। फिर एक FIR 345/2009 है। ये वो सारी चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही, मैं आप उनके सामने आपको रख रहा हूँ, ठीक है ना जी। और फिर कोई जो तब्दीलियाँ की जाती हैं मैं उनमें भी जिक्र नहीं करना चाहता। फिर और 94/2010 एक और FIR रजिस्टर्ड होती है। 165/2020। ये बड़ी लंबी हिस्ट्री है, एक एक चीज़ बताई हुई है इस सारे केस के बारे में। और भाग जाता है, फ्यूजिटिव हो जाता है, और रेड नोटिस इंटरपोल किसी सस्पेंड होते हैं। और इसमें बड़ी मज़ेदार बात है, ये 9 मई 2019 का लिखा हुआ है। उमर फ़ारूक ज़हूर रोड अ लेटर ऑफ थैंक्स टू बशीर मेमन, द then DIG FIA, to thank him for his support towards cancellation of red notice issued against him by NCB Oslo। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि बशीर मेमन का ताल्लुक क्या है। 465/2019 एक और FIR होती है, और ये बड़ी तफसीली है। 72/2020 आ गई है। 343/2020 है। ये इतनी लंबी हिस्ट्री है सारे केस की। और हम और हमारे चैनल्स ने उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के पता नहीं क्या चीज़ है। माँ का हक है बच्चों के ऊपर, बाकी ये जो कुछ भी है, अगर एक आदमी वाकई ईमानदार है तो आके अदालतों को फेस करे। अदालतों को वो फेस नहीं करना चाहते। ये और मेरा चैनल उमर फ़ारूक के लिए खुला है। किसी वक्त भी बात करनी हो आएँ, अपना मौक़िफ़ दें, आकर बताएं, मगर इस तरह मत करें। गुमराही अच्छी चीज़ नहीं है। असल हक़ाइक़ कौम के सामने आने चाहिए। याद चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।